दोस्तों, महाराष्ट्र में जो आज हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ था और बीजेपी ने भगवा वहां पे लहरा दिया है। पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस की जोड़ी है, उसने सभी को चारों खाने चित कर दिया है। जो ठाकरे बंधु अपने आप को वहां का दादा कहते थे, अपने आप को वहां अपने गुंडे भेज के लोगों को पिटवाते थे, आज वो चारों खाने चित हो गए। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े हैं, जो आज दाऊद की और उन सब की क्या क्या वहां पे साठगांठ थी उसके बारे में बात करें। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सूद सर, देखिए, क्या बैकग्राउंड कारण, मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या कारण रहे जिनके कारण ये इतनी बड़ी जीत वहां पर दर्ज की गई है। 45 साल बाद पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है मुंबई में, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर हम बात करते हैं मुंबई की, मुंबई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉलीवुड। बॉलीवुड के अंदर टोटल गुंडागर्दी चलती थी। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का हाथ था, यहाँ पे लोगों को मारा जाता था, और यहाँ पे कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स थे जो किसी का भी कैरियर खराब कर सकते थे। ये काम रेगुलर चलता था बॉलीवुड के अंदर। सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, और ये उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। कंगना रनौत का घर तोड़ा गया। लेकिन आज बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड टोटल गायब है। और जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया तो उस टाइम पे 30 और जो अपकमिंग एक्टर थे उनका मर्डर कर दिया गया। कोई पता नहीं चला, क्योंकि वहां पे गुंडा पाला हुआ था इन लोगों ने। उद्धव ठाकरे ने गुंडा पाला हुआ था। वो था परमवीर सिंह, जो वहां का कमिश्नर था। किसी को भी उठा लेता था, दिल्ली से या बॉम्बे से या कहीं से भी। ये राज था उनका, और किसी की सुनवाई नहीं थी। इनके जब मिनिस्टर मिलने आते थे, उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे, तो ये उनको घंटे घंटे वेट कराते थे। और आज इनका पत्ता साफ हो गया वहां पे, क्योंकि इनकी पॉलिसी इस टाइप की थी। पालघर की इंसिडेंट हुई, जहां पे साधुओं का मर्डर कर दिया गया। जो इंटारिया का घर है, यानी कि जो रिलायंस वालों का घर है, वहां पे भी बम फाड़ने की कोशिश की गई थी। तो ये सब बातें चल रही थी इनके टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड स्ट्रांग था, पुलिस को गलत हाथों में दे दिया गया था। और आज वहां पे जब फडणवीस आए तो सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है। तो वो वहां पे गुंडागर्दी या अंडरवर्ल्ड इस टाइम पे नजर भी नहीं आता। और आज बॉलीवुड के अंदर जो इस्लामिक रूल था या कम्युनिस्टों का रूल था वो खत्म हो गया। और वहां पे आज पिक्चरें बन रही है कौन सी? केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, और हिंदुस्तान को प्रमोट करने वाली फिल्में बन रही है। पहले यही फिल्में बनती थी, यहाँ पे फिल्में बनती थी एंटी इंडिया, जहां पे एक मुस्लिम को दिखाया जाता था राजा या ऑनेस्ट आदमी, और एक साधु को या पंडित को दिखाया जाता था कि ये यहाँ पे बुराई कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। एक ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सालों से कांग्रेस का रूल चल रहा था, सदियों से रूल था उनका। यहाँ पे पहले जो इनके मिनिस्टर थे वो भी थे वाई चौहान। मैं 70s की बात कर रहा हूँ। बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे। 48 में से 42 उनके एमपी होते हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी के क्लोज थे। उनको फिर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, सेंटर में ले आए, क्योंकि उनके पास यहाँ पे शुगर लॉबी थी। शुगर लॉबी में पैसा था उनके बाद। उद्धव ठाकरे को सारी जो शुगर लॉबी थी उनके कंट्रोल में आ गई, और वहां पे उनका भी पवार साहब का भी बड़ा कंट्रोल रहा। फिर यहाँ पे 1993 में एक बम ब्लास्ट हुआ, जिस टाइम पे शरद पवार वहां के सीएम थे, और उस टाइम पे ये कहा जाता कि यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल था या नॉलेज थी शरद पवार को या उनकी पार्टी को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हम इतना दूर जाकर के अगर हम नजदीक में आए, तब जब उद्धव ठाकरे, जब पिछला इलेक्शन हुआ था मुंबई का या महाराष्ट्र का, उसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली, जो उनको मेजोरिटी मिली थी वो नहीं मिली। लेकिन उस टाइम पे शरद पवार ने पीएम मोदी से अप्रोच किया पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और कहा कि मेरी 2 रिक्वायरमेंट है, आप उसको पूरा कर दो तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। उनकी रिक्वायरमेंट थी, एक तो सुप्रिया सुले को बना दिया जाए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और दूसरी थी कि जो फडणवीस है उनको सीएम न बनाया जाए। लेकिन पीएम मोदी ने उनकी बातों को नकार दिया, मना कर दिया कि हम आपकी ये शर्तें नहीं मान सकते। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी तो फडणवीस ने एक बहुत बड़ी गेम खेली। उन्होंने अजीत पवार को अपनी साइड मिला दिया और गवर्नमेंट बना ली। गवर्नमेंट बनाने के बाद ये गवर्नमेंट रही 4 दिन के लिए। उनका एक पर्पस था कि जो 60,000 करोड़ का पैसा किसानों को बंटना था वो उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। अगर वो ये ना करते तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट वो पैसे को लूट जाती, या उनको आधा पैसा मिलता। उसके बाद एक और काम था कि वहां पे बुलेट ट्रेन का पैसा था जो महाराष्ट्र ने रिलीज करना था, लैंड रिलीज करनी थी, वो भी फडणवीस ने रिलीज कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर यहाँ पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट आई, उसके अंदर देखा किस तरीके से गुंडागर्दी चलती थी और किस तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा जाता था, बॉलीवुड के लोगों को मारा जाता था, किस तरीके से घर तोड़ दिए जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब फडणवीस की गवर्नमेंट दोबारा आई, और इसके पे फडणवीस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने शिंदे को अलग कर दिया उद्धव ठाकरे से। और जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो वहां पे मुस्लिम्स को अपील किया जाता था। जो उनके पिताजी यानी कि बाल ठाकरे की पॉलिसी टोटल अलग था,
और बाल ठाकरे कहते थे मैं किसी से भी गवर्नमेंट बना लूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और ये उन्होंने जो अपने पिताजी के खिलाफ काम किया, उससे बहुत से जो वर्कर्स थे शिवसेना के, वो नाराज हो गए और शिंदे के साथ चले गए। और ये वहां पे करते थे मुस्लिम अपीसमेंट, मुस्लिम में लाउड स्पीकर की परमिशन दे रहे थे, जबकि सऊदी के अंदर लाउड स्पीकर लगाना मना कर दिया था मस्जिदों के ऊपर, इवन यूपी के अंदर मना कर दिया था। फिर इन्होंने नवनीत राणा जो एमपी थी, उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर जेल भेज दिया। तो इन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं पे जुल्म किए, जिस तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की, और इनको लगता था कि मैं मुस्लिम अपीसमेंट करूंगा तो मुझे मुस्लिम वोट दे देंगे, लेकिन मुस्लिम इनको वोट नहीं देंगे, मुस्लिम कांग्रेस को वोट दे देंगे, मुस्लिम शरद पवार को वोट दे देंगे, लेकिन शिवसेना को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को कुछ परसेंट इसलिए वोट देंगे कि बीजेपी ने यहाँ पे 3 तलाक का इशू खत्म किया, इसलिए बीजेपी के साथ कुछ मुस्लिम आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर इलेक्शन हुआ, यहाँ पे लोगों ने उद्धव ठाकरे की को, राज ठाकरे की जो पार्टी थी, उनको टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि इनका एक एजेंडा चल रहा था, एक तो मुस्लिम अपीसमेंट। और राज ठाकरे क्या करते थे, अपने गुंडे पाले हुए थे और उन गुंडों से लोगों को पिटवाते थे कि आप मराठी में बात कीजिएगा। वहां पे लोग बैठे 40 साल 50 साल से, जो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं, मराठी नहीं है, लेकिन मराठी बोलते भी नहीं होंगे या बोलते हैं, उनको पीटना शुरू कर दिया। इस टाइप की गुंडागर्दी आज के टाइम में नहीं चलती। आप इस टाइप से गुंडागर्दी करके लोगों को नहीं पीट सकते। और इवन आप मराठी की बात कीजिए, मराठी ने इनको वोट नहीं दिया, क्योंकि वो इनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते, इनके एजेंडे को एक्सेप्ट नहीं करते। बाल ठाकरे का एक मेन एजेंडा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, और ये जो उद्धव ठाकरे बैठे हैं और इनके जो स्पीकर, जो इनके स्पोक्स पर्सन है राउत साहब ने इनकी पार्टी को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया। आज वो पाकिस्तान के सपोर्ट करते हैं, राम मंदिर को नकारते हैं कि राम मंदिर बना, क्या मंदिर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जो कहती है राम मंदिर के बजाय यहाँ पे एम्स बनाना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं शरद पवार की, शरद पवार जिसको कहा जाता था चाणक्य महाराष्ट्र का, वो आज वोटें मांग रहे लोगों से, करप्शन तो की लेकिन डेवलपमेंट भी की, लेकिन उनको फडणवीस ने टोटली डिफीट कर दिया। उनके अपने भतीजे को उनकी पार्टी से अलग करके अपने साथ मिला लिया। और आज अगर कोई महाराष्ट्र का चाणक्य है तो वो है फडणवीस, और अगर वर्ल्ड का कोई लीडर है, इंडिया का लीडर है, वो है पीएम मोदी। जब वहां लोग वोट डाल रहे थे तो वोट डाल रहे थे बीजेपी के नाम पे, फडणवीस के नाम पे, मोदी के नाम पे, पार्टी के नाम पे नहीं डाल रहे थे, या किसी का चेहरा नहीं देख रहे थे। और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने वोट दी आपके उद्धव ठाकरे को, वो शायद बाला ठाकरे के नाम पे थोड़ी दे दी होंगी वोटें। लेकिन आज जिस तरीके से एक चीज और थी यहाँ पे, क्योंकि अब की बार कांग्रेस, शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे सारे, क्या इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है? और जो कुछ वोटें भी कैंसिल की हैं चुनाव आयोग ने बांग्लादेशियों की, क्योंकि बहुत से नकली बर्थ सर्टिफिकेट से भी उन्होंने जो प्रमाण पत्र बनवा के और फिर इलेक्शन कार्ड बनवाए हुए थे, क्या इन दोनों चीजों का भी असर पड़ा है? देखिए, वोट चोरी का तो बहुत फर्क पड़ा है, ये नकली वोट डालते थे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का क्या एजेंडा है? राहुल गांधी ने कभी भी नेशनल की बात नहीं की, नेशन की बात नहीं की, नेशन के डेवलपमेंट की बात की, नेशन के इंटरेस्ट की बात नहीं की। राहुल गांधी देश को गालियां देते हैं। राहुल गांधी मुस्लिम अपीसमेंट में आकर के देश को भूल चुके हैं, और इसीलिए लोग आज राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, जो रूल करती थी महाराष्ट्र के एक टाइम पे, उनको शायद 8 सीटें मिली है यहाँ पे, और ये इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है राहुल गांधी को। और दूसरी तरफ बात करें शरद पवार की, शरद पवार का जो चाणक्य का जो एक एजेंडा चला हुआ था, उनका नाम चला था, वो आज खत्म हो गया। उनका जो जगह ले लिया वो ले लिया फडणवीस ने। फडणवीस ने शिवसेना को तोड़ा, फडणवीस ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, और फडणवीस को पीएम मोदी ने इसीलिए बनाया चीफ मिनिस्टर कि उनको पता है कि फडणवीस एफिशिएंट आदमी है, केपेबल आदमी है, देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हिंदू एजेंडे में बात करते हैं, और जो एंटी नेशनल है उसको टारगेट करते हैं। और आज इसीलिए यहाँ पे बीजेपी पावर में आई है। महाराष्ट्र के अंदर या बॉम्बे के अंदर बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बजट बहुत ज्यादा है। सबसे रिचेस्ट ये सोसाइटी है या एक एजेंसी है जिसका बजट बहुत सी स्टेट से भी ज्यादा है, और इसके ऊपर सब कब्जा करना चाहते थे, पैसे की वजह से, साथ में करप्शन की वजह से। लेकिन जिस तरीके से ठाकरे बाहर हो गए, ठाकरे ब्रदर बाहर हो गए, अब ऐसा लगता है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है। जिस तरीके से लालू यादव का कैरियर खत्म हुआ बिहार के अंदर, जिस तरीके से अखिलेश यादव का कैरियर खत्म होने वाला है यूपी के अंदर, क्योंकि इनका एजेंडा है एंटी नेशनल। ये अपीसमेंट की पॉलिसी करते हैं, मुस्लिम को सपोर्ट करने की पॉलिसी करते हैं। और आज जिस तरीके से सर का एक इम्पैक्ट चल रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदर भी दिखा है,
जो वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखेगा, जिसका इफेक्ट देखा गया बिहार के अंदर, और बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाएगा, पूरे इंडिया के अंदर देखा जाएगा। दिल्ली के अंदर भी बहुत से जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे थे उनको भी निकालने का काम शुरू हो चुका है, तेजी से काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे हमारी डेमोग्राफी चेंज होती है। और पीएम मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि हमारी डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आज जो बांग्लादेशी को निकालने का काम चल रहा है उससे पूरे अपोजिशन को नुकसान होगा, क्योंकि उनके वोट जाते थे इनको, बीजेपी को वोट नहीं देते, क्योंकि वो भी एंटी नेशनल और बीजेपी के दूसरी पार्टी है वो भी एंटी नेशनल, तो इनका आपस में एजेंडा ही मिलता है। लेकिन आज जो अपोजिशन के अंदर डिवीजन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई हाथ मिलाना नहीं चाहता, वो इसलिए कि राहुल गांधी का जो एजेंडा चल रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं, जिस तरीके से नेगेटिव कैंपेन करते हैं, उस वजह से राहुल गांधी के साथ कोई चलना नहीं चाहता। और अगर ठाकरे ब्रदर्स को नुकसान हुआ है, वो हुआ उद्धव ठाकरे की अपीसमेंट पॉलिसी का, और शिवसेना के जो एमएनएस के जो राज ठाकरे हैं, उन्होंने जो गालियां दी हैं, जो उन्होंने लोगों को पीटने का काम किया है, कैमरे पे दिखाते हैं लोगों के हमको तो पीट रहे हैं, इसको कोई पसंद नहीं करता। इवन मराठी इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, मराठी की बात करते हैं, मराठी देश की बात करते हैं, लेकिन मराठी एंटी नेशनल एजेंडे में कभी बात नहीं करते। मराठियों के बारे में कहा जाता है कि मराठी बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, और इसीलिए आज उन्होंने एमएसएनएस को भी टोटली इग्नोर कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने ठाकरे को इग्नोर कर दिया। जब बाला ठाकरे थे तो वो पाकिस्तान को अपोज करते थे, पाकिस्तान का मैच इंडिया में मुंबई में होने नहीं देते थे, कहते पिच खोद देंगे। लेकिन वही बाला ठाकरे पाकिस्तान को प्यार करने लगे हैं, और जो पार्टी हिंदुत्व पे बनी हुई थी, यानी कि जो हिंदू पे एजेंडे बात करती थी, आज वो एंटी हिंदू एजेंडे बात कर रही है, और वो कहते हैं कि हम राम मंदिर यहाँ पे हम जाएंगे नहीं। और राज ठाकरे और दूसरे जो उद्धव ठाकरे, इसीलिए शायद राम मंदिर नहीं गए बहुत देर तक, एंड में गए होंगे, लेकिन इन्होंने जो राम मंदिर को क्रिटिसाइज किया, इन्होंने जो पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया, इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपना एजेंडा फैलाया, और जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, स्पेशली संजय राउत का मैं कहूंगा, संजय राउत मेन आदमी है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरीके से वो अपने बातें करते हैं, जिस तरीके से वो पाल घर के साधुओं के ऊपर भी उन्होंने कमेंट्स दिए थे, लोग भूले नहीं है। राइट, मतलब कुल मिला के ये सिर्फ एक दो चीजें नहीं है, वो पूरा का पूरा जो गुस्सा हर तरीके से भरा हुआ था, जो वोटर्स थे मुंबई के, पूरे महाराष्ट्र के, उनका गुस्सा ये निकल के सामने आया है। इसलिए इन्होंने सत्ता से तो बाहर किया ही हुआ था, अब जो निकाय चुनाव उनमें ही हाँ बोलिए प्लीज। एक और बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन बननी थी, वो प्रोजेक्ट लेट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरा जो मेट्रो स्टेशन बनना था, मेट्रो का जो लाइन चल रही थी, उसके ऊपर लैंड नहीं दी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट हो गया। फडणवीस में आते ही उसका काम पूरा किया, और इस टाइम पे मेट्रो का काम पूरा हो चुका, शायद चल भी चुकी होगी मुंबई के अंदर, जिससे लोग खुश हैं, जिससे लोगों की राहत मिली है। और जिस तरीके से वहां 20 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बन रहा है समुद्र के ऊपर, वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है फडणवीस को। पीएम मोदी फडणवीस को इसीलिए पसंद करते हैं कि फडणवीस एक क्लेवर आदमी है, अनकरप्ट आदमी है, और फडणवीस बहुत सा विजन रखते हैं हर एक सब्जेक्ट का, और इसीलिए पीएम मोदी फडणवीस को सपोर्ट करते हैं, जैसे वो सपोर्ट करते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को, जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं हेमंत विश्वा शर्मा को असम के अंदर, उसी तरीके से फडणवीस को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके एजेंडे की वजह से, उनके नेशनलिज्म की वजह से। और आज बीजेपी को माना जाता है नेशनल पार्टी, जो पार्टी देश के खिलाफ चलती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे एमएनएस की हो, चाहे शरद पवार की, उसको लोगों ने नकार दिया है महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर। मतलब महाराष्ट्र के धुरंधर जो हैं वो फडणवीस साबित हुए हैं, और बाकी के जो सभी लोग थे उनको एक तरीके से आईएसआई एजेंट की तरह, अगर मूवी के संदर्भ में बात करें तो उनको बोना साबित कर दिया है। तो अपने आप में धुरंधर बनकर जो फडणवीस उभरे हैं, उससे मुंबई की जनता ने उनको पूरा साथ दिया है। और महायुति जो कि बीजेपी, जो शिंदे है उनकी पार्टी, और जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी जो महागठबंधन है उनका, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी का मेयर अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया मुंबई बीएमसी जो है उसमें। तो अभी और लोगों से भी हम पूछना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं, कि आप लोगों का क्या सोचना है, क्या मोदी जी के नाम पर और फडणवीस के नाम पर यहाँ लोगों ने वोट दिया, क्या आप खुश हैं इस रिजल्ट से? और प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।